अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का हम लोग इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और उसकी डिफ़ाइन और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। हम लोग पहले उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन होता है वैरायटी। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी वैरायटी पाई जाती है, अब वैरायटी किसको बोलते हैं? वैरायटी बोलते हैं डिफरेंट किस्म के, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वैरायटी, उनको वैरायटी बोला जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वैरायटी पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। फिर हमने ये देखा था उसके इंट्रोडक्शन में कि तकरीबन इस दुनिया में 10 मिलियन जो है 10 मिलियन काइंड्स ऑफ जो है स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से अब तक जो कैटालॉग हो चुके हैं, जिनको हम लोग रिकॉर्ड जिनका पुट कर चुके हैं या जिनके बारे में किताबों में लिखा जा चुका है, वो सिर्फ कितनी है 1/3। ठीक है, मीन्स के तकरीबन 3 से 3.5 या 3.25 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं उनके बारे में हम लोग जो है अब तक जान चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी भी 6 से 7 मिलियन काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते कि वो कहाँ हैं, कैसी दिखती हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनके एनाटमी क्या है। ठीक है, वो रेंगती हैं, वो चलती हैं, वो उड़ती हैं, उनके बारे में अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसे हैं। ठीक है, उनके बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो दुनिया के किस कोने में पाई जाती हैं या फिर किस हिस्से में पाई जाती हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको डिफरेंट जो है वो नेम्स दिए गए हैं। जिस तरह प्लांट्स और एनिमल्स की बात की कि प्लांट्स को नाम दिया गया फ्लोरा का, ठीक है, और एनिमल्स को फना का। अब आप लोगों ने याद कैसे रखना है, फ्लोरा जो लफ्ज़ है वो फ्लावर से मिलता जुलता है, तो फ्लोरा किसको कहेंगे? प्लांट्स को कहेंगे, और फना किसको बोलेंगे? एनिमल्स को कहेंगे। ये एज अ MCQ जो है आप लोगों से पूछा भी जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि डाइवर्सिटी जो है वो भी 2 तरह की होती है। ठीक है, विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। विद इन अ स्पीशी कहते हैं एक ही स्पीशीज़ के अंदर क्या है वैरायटी पाई जाती है, एंड अमंग स्पीशीज़ में क्या है कि 2 स्पीशीज़ के दरमियान में। जैसा कि अगर इसकी एग्जांपल लें तो प्लांट्स की एग्जांपल लेते हैं कि प्लांट्स जो है वो एक स्पीशी है, लेकिन उस स्पीशी के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। जिस तरह के कुछ जो है वो फ्लावरिंग होते हैं प्लांट्स, कुछ जो हैं वो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, कुछ मोनोकोट्स होते हैं, कुछ डाइकोट्स होते हैं। ये क्या है? स्पीशी एक ही है प्लांट, लेकिन उसके अंदर क्या है वैरायटी पाई जा रही है, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एंड अमंग स्पीशीज़ 2 स्पीशीज़ के दरमियान में है। अब वो 2 स्पीशीज़ क्या हैं? एक हम लोग प्लांट्स को ले लेते हैं और एक एनिमल्स को ले लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो है उनका टोटली स्ट्रक्चर जो है वो दिखते हैं अलहदा हैं, एनिमल्स जो हैं वो टोटली बिल्कुल दिखते अलहदा हैं। दोनों के फंक्शंस काम अलग-अलग हैं। एनिमल्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जबकि प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक भी खुद तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तकसीम कर दिया गया है, और वो किन फैक्टर्स पे किया गया है। ठीक है, वो किन फैक्टर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो वो फैक्टर्स थे हमारे पास क्लाइमेट,
एल्टीट्यूड, सॉइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जो हमारे पास ट्रॉपिक्स के एरियाज़ हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो वो ट्रॉपिक्स के एरियाज़ कौन से होते हैं कि जो इक्वेटर के नज़दीक हो, और इक्वेटर किसको बोलते हैं, जो कि अर्थ के सेंटर में जो हिस्सा हो, ठीक है, वो इक्वेटर है। और उसके आसपास वाले जो इलाके हैं वो हमारे पास ट्रॉपिक्स में आ जाते हैं। तो जो ट्रॉपिक्स हैं वहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। और जो पोलर रीजन्स हैं, जो कि साइड वाले इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत कम पाई जाती है। वहाँ पे स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत कम पाई जाते हैं। वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बहुत कम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट की वजह से, वहाँ के माहौल की वजह से। फिर हम लोगों ने ये देखा कि साइंटिस्ट जो हैं वो बताते हैं कि जो लाइफ स्टार्ट हुई है, ज़िंदगी जो हमारी स्टार्ट हुई है, वो कहाँ से हुई है स्टार्ट, बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के मुताबिक क्या है कि जो लाइफ जो ज़िंदगी स्टार्ट हुई है आज से तकरीबन 600 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुई है। और वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, बैक्टीरिया था, यूनिसेलुलर थे, जो प्रोकैरियोट्स जिनको हम लोग बोलते हैं वो थे। फिर क्या होती गई, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस आती गई, चेंजेस आती गई। और उसके बाद क्या कहते हैं कि इतनी चेंजेस आई कि एक इंसान बन गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गए। और उनके अंदर से क्या है, इंसान जो है वो बनना स्टार्ट हो गए। तो ये तो हो गया हमारा पिछला बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन। अब जो है हम लोग देख लेते हैं उसकी इम्पोर्टेंस में हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है, ह्यूमंस की ज़िंदगी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी में बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है। सबसे जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बायोडाइवर्सिटी क्या हमें मुहैया करती है, खुराक मुहैया करती है। हम ये जितनी भी लाइंस हैं इनको हम लोग पॉइंट्स देंगे। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, तो आप लोग क्या करोगे, इनको पॉइंट्स दे लें, इनकी हेडिंग्स बना लें। जैसे कि सबसे पहले हेडिंग बनाई हुई है यहाँ पे, सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, कि क्या है, ये हमारे लिए एक खुराक का ज़रिया है। किन के लिए खुराक का ज़रिया है? ह्यूमंस के लिए। अब बायोडाइवर्सिटी ह्यूमंस के लिए खुराक का ज़रिया कैसे है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि बायोडाइवर्सिटी जो है हमें खुराक मुहैया करती है, खुराक देती है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारी खुराक जो है हम लोग खाते हैं वो क्या है, या तो हम लोग गोश्त खाते हैं, या हम लोग सब्जियां खाते हैं, या हम लोग रोटी खाते हैं, गंदम, ठीक है, या चावल खाते हैं। तो ये सारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। अगर हम लोग सब्जियां खाते हैं तो वो किस में आ जाएगा, प्लांट्स में। और प्लांट्स किस में आते हैं, बायोडाइवर्सिटी में। अगर हम लोग गोश्त खाते हैं, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, वो एनिमल से आएगा। और एनिमल्स हमारे पास किस में आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। अगर हम लोग दूध पीते हैं, दूध कहाँ से हम लोग हासिल करते हैं, जानवरों से, ठीक है, तो जानवर फिर एनिमल्स किस में आ गए, बायोडाइवर्सिटी में आ गए हैं। अगर हम लोग चावल, गंदम, ये सारी चीज़ें खाते हैं, फिर ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ से आती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं प्लांट से, ठीक है। प्लांट्स किसके अंदर आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी में। ये हमारे पास है इसका फर्स्ट पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट है, जो हेडिंग है आपने बनानी है वो क्या बनानी है, ड्रग्स की, ठीक है। सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, सिग्निफिकेंट बोलते हैं अहम, प्रोपोर्शन हिस्सा, ठीक है, एक अहम हिस्सा ड्रग्स का। अब ड्रग्स क्या होती हैं कि कुछ दवाइयाँ वगैरह जो हम लोग खाते हैं वो सारी किसके अंदर आ जाती हैं, ड्रग्स, मेडिसिन, ठीक है, आर ड्राइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं वो सारी कहाँ से आती हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। कहाँ से हमारे पास आ रही हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज से। और वो बायोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं, प्लांट्स हैं, या फिर एनिमल्स हैं, या हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं आते, बल्कि क्या है, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो जो ड्रग्स हमें हासिल होती हैं या तो वो प्लांट से होती हैं, या एनिमल से होती हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हम लोग ड्रग्स हासिल करते हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, हम लोग बायोडाइवर्सिटी से कर रहे हैं। ये इसका सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है, जो हेडिंग आप लोगों ने बनानी है वो है इंडस्ट्रियल मटेरियल, ठीक है। सनत बनाने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए जो मटेरियल्स वगैरह यूज़ होता है वो कहाँ से हम लोग इस्तेमाल करते हैं या लेते हैं। वाइड, वाइड बोलते हैं वसी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंज, बहुत ज़्यादा किस्म का इंडस्ट्रियल मटेरियल की हम लोग कहाँ से लेते हैं। जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स है, फाइबर्स हैं, फाइबर्स किनको बोलते हैं, रेशो को, धागों को, डाइज, रंग को बोलते हैं,
रेजिन्स बोलते हैं एडहेसिव। एडहेसिव क्या होती है? चिपकने वाली चीज़ें जो होती है। गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल आर ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं। अगर हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ लगानी है, इंडस्ट्रियल मटेरियल जो हमारे पास है वो भी हमारे पास कहाँ से आ रहा है? डायरेक्टली प्लांट से आ रहा है। और प्लांट्स हमारे पास कहाँ, किसके अंदर शामिल होते हैं? बायोडाइवर्सिटी में शामिल होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने बनाना है वो है मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। ठीक है, मेक बनाना और मेंटेन उसको बरकरार रखना इकोसिस्टम को। ठीक है, अब हम लोग पहले देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। अब हमने ये तो कह दिया कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन करती है या बनाती है इकोसिस्टम को, तो ये पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम असल में है क्या चीज़। तो यहाँ पे डिफाइन इसकी लिखी हुई है, इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग विद नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो ताल्लुक है वो हमारे पास क्या कहलाता है? इकोसिस्टम है। और उसको बनाने में या उसको बरकरार रखने में बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? अपना एक अहम किरदार अदा करती है। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग, ये नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो आएगा क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है? इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। और ये किसमें अपना पार्ट प्ले करती है? बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में और वाटर सप्लाई में। वाटर जो हमें सप्लाई हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसके अंदर भी बायोडाइवर्सिटी अपना एक अहम किरदार अदा करती है। Biodiversity is directly involving in recycling nutrients and providing fertile soil. बायोडाइवर्सिटी एक अहम किरदार अदा कर रही है किस चीज़ में? रिसाइकलिंग, दोबारा बनाना किसी चीज़ को। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स, और क्या करना? फर्टाइल ज़रख़ेज़ ज़मीन जो हमें मिलती है उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी अपना एक अहम किरदार अदा कर रही है। ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने में बायोडाइवर्सिटी का किरदार कैसे हो सकता है? ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का किरदार है ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने में, और वो कैसे है कि अगर ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स जो है हम लोग डायरेक्ट नहीं खा सकते, इंसान जो है उन न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्ट नहीं खा सकते। इंसान उन न्यूट्रिएंट्स को किस तरह लेते हैं? इंसान उनको लेते हैं प्लांट से। ठीक है, या तो प्लांट से डायरेक्ट लेते हैं, या फिर जिन प्लांट्स को हम लोग नहीं खा सकते उनको कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं। और उन एनिमल्स को का जो गोश्त है या दूध है जब हम लोग पीते हैं या खाते हैं तो उससे क्या है? हमें वो न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं। लेकिन जब वही जानवर या वो प्लांट या वो इंसान मर जाता है तो मरने के बाद वो कहाँ पे जाता है? वो दोबारा कहाँ जाएगा? उसी ज़मीन में जाएगा। तो वो न्यूट्रिएंट्स अगर किसी जानवर में मौजूद हैं तो वो भी ज़मीन में दोबारा चले जाएंगे। अगर वो न्यूट्रिएंट्स किसी इंसान में मौजूद हैं तो भी वो दोबारा ज़मीन में चले जाएंगे। और अगर वो किसी प्लांट्स में मौजूद हैं तो भी वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? दोबारा कहाँ चले जाएंगे? उसी ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। ये इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो गया। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, कि फूड का ज़रिया है, खुराक का एक ज़रिया है। दूसरा हमारे पास क्या है? ड्रग्स। ठीक है, दवाइयाँ वगैरह जो हैं उनका एक अहम ज़रिया है। इंडस्ट्रियल मटेरियल का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है ज़रिया है, सोर्स है। उसके बाद क्या है? मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बनाने में और बरकरार रखने में एक अहम किरदार है। क्लाइमेट चेंज में, ठीक है, क्लाइमेट जो चेंज होता है उसके अंदर एक बहुत अहम किरदार है। और दूसरा फर्टाइल सॉइल पैदा करने में, ठीक है, फर्टाइल सॉइल्स बनाने में या रिसाइकलिंग करने में किसका अहम किरदार है? बायोडाइवर्सिटी का एक अहम किरदार है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, एम्स उसके मकासद क्या हैं, एंड प्रिंसिपल्स उसके कवानीन क्या हैं। ठीक है, किन असूलों पे जब क्लासिफिकेशन है वो की जाती है। देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लार्ज कलेक्शन, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है कलेक्शन क्या है? ऑर्गेनिजम्स की पाई जाती है जो कि डिसिमिलर हैं, जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ नहीं हैं, वो एक दूसरे से क्या हैं? मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ कैसे हैं ऑर्गेनिजम्स? कुछ जो हैं चल सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ तैर सकते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ भागते हैं, कुछ 2 टांगों पे चलते हैं, कुछ 4 टांगों पे चलते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स तो हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते। कुछ यूनिसेलुलर हैं,
कुछ मल्टी सेलुलर हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, कुछ यूकैरियोट्स हैं। बहुत सारी क्या है ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म्स पाई जाती हैं जो कि डिसिमिलर हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे के अंदर सिमिलैरिटीज़ उनके अंदर नहीं पाई जाती। और वो कहाँ पाई जाती हैं? फाउंड ऑन अर्थ, इस ज़मीन पे पाई जाती हैं। ओवर 1.5 million types of animals and over 0.5 millions of plants are known to biologists. हमने जो पढ़ा था कि इस दुनिया में तकरीबन 10 मिलियन काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, लेकिन उनके अंदर से सिर्फ 3.33 जो है मिलियन स्पीशीज़ जो है अभी तक रिकॉग्नाइज हुई हैं, उनको पहचाना गया है। तो वो जो 3.33 हैं उनमें से भी 1.5 मिलियन टाइप जो है वो एनिमल्स की हैं। ठीक है, 1.5 मिलियन किसकी हैं? एनिमल्स की हैं। और 0.5 मिलियन टाइप्स जो हैं वो किसकी हैं? प्लांट्स की हैं। आगे जब आप लोग अगली क्लासेस में आगे जाएंगे तो आप लोगों को बैक्टीरिया की, वायरसेस की, फंजाई की भी क्या बताई जाएगी कि कितनी परसेंटेज जो है वो पाई जाती है। लेकिन आपकी बुक में इतना ही बताया गया है कि 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल्स की काइंड्स पाई जाती हैं और 0.5 मिलियन किसकी? प्लांट्स की। आप लोग मिलियंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपका ये जानना ज़रूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में कितने नंबर्स आते हैं। ठीक है, 1 मिलियन में तकरीबन 10 लाख आते हैं। तो अगर हम लोग इससे अंदाज़ा लगाएं तो 1.5 हैं, तो 10 लाख और 5 लाख मिलाएं तो 15 लाख जो है, 15 लाख काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ एनिमल्स की वो क्या है पाई जाती हैं। और 5 लाख जो है वो किसकी पाई जाती हैं? प्लांट्स की पाई जाती हैं। एंड आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइप ऑफ एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ। और ये क्या है? सिर्फ ये जो हम लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स की बताई हैं टोटल 1.5 और 5, ये उनमें से बताई हैं जिनके बारे में हम लोग अभी तक जान चुके हैं। ठीक है, जिन 6 से 7 मिलियन काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ के बारे में हम लोग नहीं जानते, उनमें हमें नहीं पता कि कितने जो हैं वो प्लांट्स हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और कितने जो हैं एनिमल्स हैं। दे रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग। अब क्या होता गया आहिस्ता आहिस्ता, पहले जो ज़िंदगी स्टार्ट हुई वो कहाँ से हुई? सिंपल से। ठीक है, सिंपल से स्टार्ट हुई है हमारे पास, और स्मॉल से, सिंपल और स्मॉल से, और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते गए हैं तो क्या बनते गए हैं? कॉम्प्लेक्स और लार्ज। ठीक है, क्या? कॉम्प्लेक्स और लार्ज। लेकिन ज़िंदगी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? स्मॉल और सिंपलेस्ट से। जिस तरह के ये बताया जाता है कि इस दुनिया में पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वह एक बैक्टीरिया था। ठीक है, तो उसका स्मॉल साइज जो था वो भी स्मॉल था और वह क्या था? सिंपलेस्ट था। अब तक ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे ज़्यादा स्मॉल और सिंपलेस्ट है वो कौन है? बैक्टीरिया ही है। और जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स है वो कौन है? ह्यूमंस है, जिसको हम लोग अशरफुल मखलूक़ात, इंसान बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ह्यूमंस तो इतने लार्ज नहीं हैं, ह्यूमन से भी बहुत ज़्यादा लार्ज जो है वो एनिमल्स मौजूद हैं, लेकिन हमने सिर्फ साइज़ को नहीं देखना बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी भी देखनी है कि उनके अंदर का सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है। आप अगर एक भैंस को देखें तो वो एक इंसान से भी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, या ऊँट को देखें तो वो भी इंसान से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स और लार्ज बोला गया वो किसको बोला गया? ह्यूमंस को बोला गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम जो है वो किस में पाया जाता है? ह्यूमंस में पाया जाता है। अब उनमें से इनकी डिवीजन कर दी गई है कि जो स्मॉल हैं, सिंपलेस्ट हैं या लार्ज हैं, उनकी डिवीजन किस तरह की गई है? सम ऑफ देम लिव इन सी, उनमें से कुछ कहाँ रहते हैं? सी में, पानी में रहते हैं। सम ऑफ लैंड, कुछ जो हैं वो ज़मीन पे रहते हैं। सम वॉक, कुछ जो है चलते हैं। अदर्स फ्लाई, कुछ उड़ते हैं। एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी, और कुछ जो है वो स्टेशनरी हैं, मतलब कि हरकत नहीं कर सकते। और उनमें कौन आता है? हमारे पास प्लांट्स आते हैं। जिस तरह के आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कुरान एंड बायोलॉजी वाले टॉपिक में कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऑलरेडी बता दिया है, पहले ही बता दिया है कि इस दुनिया में, इस कायनात में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ रेंगते हैं। तो ये सेम बात जो है ये दोबारा वहीं पे यहाँ पे रिपीट हो रही है। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, हर
स्पीशी का अपना ज़िंदगी गुजारने का अपना एक अलहदा तरीका है, ठीक है। हर जो स्पीशी है वो अपनी खुराक अलहदा तरीके से हासिल करती है। गेटिंग फूड, ठीक है, वो अपनी खुराक गेट करती हैं, हासिल करते हैं, कैसे करती हैं। अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। अगर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल नहीं है, जो उनके हक़ में बेहतर नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से निकल आते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, हिजरत करते हैं, वो वाला इलाका छोड़ देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे परिंदे जो हैं वो क्या करते हैं, हिजरत करके आते हैं दूसरे इलाकों से। तो वो क्या है, जब वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का माहौल उनके लिए साजगार नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, अपना इलाका छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, वहाँ से मूव कर जाते हैं। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, ठीक है, हर स्पीशी क्या है, अलग अलग तरीके से क्या करती है, अपनी रहने की जगह ढूंढती है। एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, और क्या करते हैं, अपने औलाद को या अपनी नस्ल को आगे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जब बहुत सारी डाइवर्स कहते हैं एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वसी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दुनिया में पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो हैं, स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जा रही हैं। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू लर्न, तो ये क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है क्या करना, लर्न करना, उन्हें याद करना, उनको पहचानना। अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, तो हमारे लिए क्या है, इस दुनिया में तो लाखों में, ठीक है, स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अब हम क्या है, हम हर एक स्पीशी की खसूसियात कैसे रख सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी इंसान के लिए कि वो हर स्पीशी की क्या कर सके, अलहदा अलहदा खसूसियात को याद रख सके या पहचान सके। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या तरीका निकाला है, या बायोलॉजिस्ट ने क्या तरीका निकाला है, वो देखते हैं। टू स्टडी सच आ लार्ज कलेक्शन, तो हम इतनी ज़्यादा कलेक्शन को स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट ने क्लासीफाई कर दिया, क्लासीफाई करना, डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को किस चीज़ में, किसको डिवाइड किया उन्होंने, ऑर्गेनिजम्स को, जानदार को, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया है इनटू ग्रुप्स। किस चीज़ में, या तो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया या फिर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। सब ग्रुप्स क्या होते हैं, एक ही ग्रुप के, एक ग्रुप के जो आगे पार्ट्स निकलते जाएंगे, डिफरेंट काइंड्स निकलती जाएंगी, वो सब ग्रुप्स होंगी। जिस तरह के हम लोग देखें तो प्लांट्स या एनिमल्स को लेते हैं हम लोग, एनिमल जो है एक किंगडम है, लेकिन सारे एनिमल्स एक ही तरीके की दुनिया में नहीं है, ठीक है। उन सब की क्या है, खसूसियात अलग अलग है। कुछ जो है वो चलते हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ तैरते हैं। तो उन सब की खसूसियात की वजह से एनिमल्स को भी अलग-अलग डिवाइड कर दिया गया। तो वो किस में आ गए, ग्रुप्स में आ गए। फिर उनको भी आगे डिवाइड कर दिया गया, सब ग्रुप्स में आ गए। तो इस तरह ये ग्रुप्स और सब ग्रुप्स जो हैं ये बनते रहते हैं। एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम, और इस काम को करने के लिए उनको क्या रिक्वायर है, क्या ज़रूरी था, एक सिस्टम रिक्वायर था, ठीक है। वो सिस्टम कौन सा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे लास्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डिफ़ाइन दी हुई है, जो कि आपने याद करनी है, ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि डिफ़ाइन क्लासिफिकेशन, सिंपल भी आ सकता है, और डिफ़ाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन आता है तो भी आप ये लिखें, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है तो भी यही लिखें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है, ठीक है, एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से क्या किया है साइंसदानों ने, बायोलॉजिस्ट ने, जो बायो पढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को, जानदार को डिवाइड कर दिया है। डिवाइड किस में किया है, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होती है कि डिवाइड कर देना ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। यहाँ तक कि आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। हमने आज जो पढ़ा है वो बायोडाइवर्सिटी पढ़ा है, थोड़ा सा उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी है, और फिर हमने उसके क्लासिफिकेशन पढ़ी है अभी तक हमने। आगे हम इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एम्स और प्रिंसिपल्स वगैरह को देखेंगे कि क्या है वो। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू अब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।